नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 9 कर रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान का अध्याय 9 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण और इंग्लिश में इसका नाम है ग्रेविटेशन। अध्याय 7 या 8 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक, मतलब कोई भी वस्तु पर यदि बल लगता है तो उसमें गति होती है, गति उसमें पैदा होती है एक तरह से। तो बल को गति के कारक, कारक कौन हुआ यहाँ पर, बल के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यदि हम चाल बदल रहे, मान लो कोई एक चाल से चल रही है कोई चीज और उसको हम चाल उसको ज्यादा या कम करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल। इसी तरह उसकी गति मान लो एक दिशा में हो रही है तो हमें उसकी दिशा चेंज करनी है। मान लो यहाँ पर गति हो रही है इस दिशा में और हमें दिशा चेंज करनी है तो हम यूं बल लगाएंगे तो इधर हो जाएगी इसकी दिशा। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। कोई भी वस्तु हम ऊंचाई से गिराते हैं तो कहाँ पर गिरेगी, पृथ्वी की ओर। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, जैसे पृथ्वी है चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य है, तभी वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे और कि इन सभी के लिए बल की उत्तरदायी है। इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। एक स्थान पर किसी वस्तु का भार और दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का भार कैसे चेंज हो जाएगा। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी है तो चंद्रमा इसके चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। जैसे मान लो हम गेंद को ऊपर फेंकें तो कुछ ऊंचाई तक जाएगी, फिर वो नीचे आएगी वापस। इसी तरह से सभी वस्तुएं। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। तो जब सेब गिरा तो सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि भाई पृथ्वी सेब को तो आकर्षित करती है तो चंद्रमा को क्यों नहीं कर सकती। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी होता है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। तो जैसे ये चंद्रमा है तो ये एक रेखीय गति पर नहीं करता, जबकि पृथ्वी की तरफ ऐसे गिरता रहता है, ऐसे झुकाव रहता है पृथ्वी की तरफ जो बल होता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 7.11 पर पुनः विचार करें। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, उसके एक सिरे पर एक चौथा पत्थर बांधिए। ये धागे का टुकड़ा है, यहाँ पर एक पत्थर है। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए, यहाँ से पकड़ा और पत्थर को वृत्ताकार पथ में, ये वृत्ताकार पथ है, इसमें घुमाइए जैसा कि चित्र 9.1 में दिखाया गया है। पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति। तो ये पत्थर एक नियत परिमाण से जब वेग लगता है तो एक वृत्ताकार पथ में इसकी गति होती है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए। यदि हम धागे को एकदम से छोड़ दें तो पत्थर की गति की क्या दिशा होगी, वो निकल जाएगा, दूर कहीं पे गिरेगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो जब धागा एकदम से एक ही उससे चलता रहता है तो एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे चलता है, तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। मतलब कि धागा जो एक ही दिशा में इस तरह से नहीं होता, उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए वो वृत्ताकार पथ में आता है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या
त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है, तो मुख्य क्या है, बल। बल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। तो ये मान लो एक व्यक्ति है और ये वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो ये वृत्ताकार पथ में क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ से एक समान बल लग रहा है। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। तो यदि वो बल हट जाता है, एकदम से छोड़ देते हैं, तो वो एक रेखा में गतिशील हो जाता है। तो ये बल इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। तो यदि ये बल नहीं लगेगा तो कैसी रेखा होगी, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही है रेखा, इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम, वृत्त पर स्पर्श रेखा। इस क्षेत्र में सरल रेखा एबीसी वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। तो ये जो एबीसी रेखा है, ये क्या कहाँ पर मिल रही है, बी पॉइंट पे, वृत्त के बी पॉइंट पे मिल रही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है वो किस बल के कारण होती है, अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से एक सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। एक सरल रेखे पर चलता रहेगा, पृथ्वी के चारों ओर नहीं चक्कर लगाएगा यदि अभिकेंद्र बल नहीं होगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? तो पृथ्वी पर तो गिर रहा है सेब, लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करे? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, मतलब सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल का क्या बताया गया यहाँ पे कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, जो उसका द्रव्यमान मास होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है। सेब का जो एक तरह से भार कह सकते हैं वो कम है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसलिए पृथ्वी सेब की तरफ गति नहीं करती, सेब पृथ्वी की तरफ गति करता है। इसी तरह का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो क्या है, कम है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि जो सभी वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और ये जो बल होता है ये क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। एक पिंड या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, जो मास होता है दोनों पिंडों के, उसके गुणनफल। मान लो एक का है m, एक पिंड का द्रव्यमान, और दूसरे का है m, तो इन दोनों के जो गुणनफल होता है, गुणनफल के समानुपाती। मतलब क्या होगा, बल समानुपाती होगा। यानी द्रव्यमान ज्यादा होंगे तो बल ज्यादा होगा, कम होंगे तो कम होगा। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि मान लो इन दोनों जो पिंड हैं इनका द्रव्यमान तो m और स्मॉल m है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम d। तो ये जो d दूरी है बीच की, इनके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, फोर्स। तो यदि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, दूरी घटेगी तो फोर्स ज्यादा होगा। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इन दोनों पिंडों को जो मिलाती है रेखा, उस दिशा में ये बल लगता है, मतलब कि इस तरह से बल लगता है। तो ये यहाँ पर इसका सूत्र दिया हुआ है, F = G। G क्या है,
ये एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता है इसकी, और ये दोनों इसकी एम है मान लो और इसकी स्मॉल एम है, तो इनका ये हो गया गुणनफल, और डी स्क्वायर इनके बीच की जो दूरी है, ये जो डी है इसके स्क्वायर का। तो ये सूत्र हमें याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्धारित होता है। जो केंद्रों को मिलाने वाली दिशा की जो रेखा है उसकी दिशा में निर्धारित होता है गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए m तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड हैं A और B, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, जो कि जैसा कि हमने देखा था चित्र 9.2 में। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम कैसे बताएंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल M और गुणनफल स्मॉल m, या गुना स्मॉल m, और ये क्या है गुणनफल। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। अर्थात समीकरणों, अब ये दोनों समीकरण हो गए 9.1 और 9.2, इनको हम से हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो उस पहले वाले का तो हमने ये ले लिया और इसका डी स्क्वायर ले लिया, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और जब हम इस मार्क को खोलते हैं, ये जो साइन होता है इसको खोलते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो आ गई यहाँ पे जी, जहाँ जी एक आनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल स्थिरांक, मतलब कि कांस्टेंट कहते हैं। वज्र गुणन करने पर समीकरण 9.4 से प्राप्त होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, भाग में है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा डी स्क्वायर। तो एफ इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला मान है ये यहीं पे रह जाएगा, ये डी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर जी, ये वाला यहीं पे रह गया, इस तरह से हो गया। अब यदि हम जी का मान ज्ञात करें तो जी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी यहीं पे रह गया, और ये m मल्टीप्लाई m जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे, डिवाइड में, भाग में आ जाएंगे दूसरी तरफ जाने पे। तो सूत्र क्या बन गया इसका, जो कांस्टेंट है स्थिरांक है गुरुत्वाकर्षण, एफ डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। समीकरण 9.5 में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें जी के एसआई मात्रक प्राप्त होंगे। तो जी के एसआई मात्रक क्या प्राप्त होंगे हमें, तो एफ को तो हम डिनोट करते हैं न्यूटन से, एन से, डी स्क्वायर को हम किससे करेंगे, मीटर स्क्वायर से, क्योंकि d2 है ना तो इसलिए मीटर स्क्वायर, और एम को हम करेंगे केजी से, मतलब कि केजी स्क्वायर। अब ये केजी स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, केजी माइनस 2, जो कि हमें ये प्राप्त हो गया है, एन एम स्क्वायर केजी माइनस 2। हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। तो उन्होंने सुग्राही तुला का उपयोग करा और जी का मान ज्ञात करा। तो जी का वर्तमान मान क्या है, तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है। क्या वैल्यू है ये, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है जी का मान। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है। यूनिवर्सल मतलब सभी वस्तुओं पर, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हों या छोटी हों, चाहे ये खगोलीय हों या पार्थिव हों, सब पे लागू होता है। व्युत्क्रम वर्ग f और d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है यदि d को 6 गुना कर दें, इसको 6 गुना कर दें तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो f का मान क्या हो जाएगा 36वां भाग रह जाएगा। जैसे कि f व्युत्क्रम 1d स्क्वायर और d का मान है मान लो 6,
तो क्या आ जाएगा, F व्युत्क्रम 6 का स्क्वायर मतलब कि 1/36। तो ये कितना हो गया, F 1/36 मतलब 36वां भाग। अब आता है इसका उदाहरण। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यानी कि हमें कैपिटल M दिया हुआ है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है मतलब स्मॉल m दिया हुआ है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी है मतलब कि d दिया हुआ है, पृथ्वी द्वारा आकलन पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। और ये जी का हमें पता ही है, यही मान रहता है हमेशा। तो बल का हम सूत्र देख लेंगे क्या होता है। तो हमने ये याद कर रखा है कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हम कहाँ पर, पहले हम इसको किलोमीटर जो में दिया हुआ है ना, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया फॉर्मूला। इसमें हम इसका मान रख देंगे जी का, तो उसके बाद m का, स्मॉल m का, और फिर डी स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पर। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल इतना आ गया 2.02 इंटू में 10⁻20 न्यूटन। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। जैसे कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो इसी की वजह से, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तथा चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है वो इसी की वजह से आता है। तो ये इसका क्या हो गया, महत्व हो गया। मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। पत्थर लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंका। यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लग जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी पर आती है वो वापस। तो पृथ्वी आकर्षित करती है। पृथ्वी के एक आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो केवल जो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो हम क्या कहते हैं उन वस्तुओं से कि ये मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है। जो वस्तु गिर रही है उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसकी गति में। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब वो गिर रही है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। मतलब कहीं पर वेग, कहीं पर उसकी जो गति है। गति और वेग में इतना अंतर है कि वेग में इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो वेग है उसका, तो वेग जो है उसके परिमाण में परिवर्तन होता है, मतलब कम या ज्यादा होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। यदि वेग में परिवर्तन होगा तो किसको उत्पन्न करेगा, त्वरण को। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरेगी तो त्वरण कार्य करेगा। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अब ये त्वरण जिसको हम ए से शो करते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको हम, तो वो किसकी वजह से होता है त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये त्वरण लग रहा है उसको क्या कहेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से, ये तो कैपिटल जी है, स्मॉल जी से इसको शो किया जाता है। निर्दिष्ट करते हैं जे की मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। मतलब कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। क्या, बल। यह है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है।
हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। मान लीजिए क्रियाकलाप 9.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F, गुरुत्वीय बल किससे शो कर रहे हैं? F से द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम सिंपली तो ये लिखते हैं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर त्वरण क्या है? जी से बता रहे हैं। जी से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू द्रव्यमान m मल्टीप्लाई बाई जी, यानी गुणनफल किसका? द्रव्यमान का और गुरुत्वीय त्वरण का। समीकरण 9.4 तथा 9.6 से हमें प्राप्त होता है। तो 9.4 में था समीकरण 9.4 में था F इज इक्वल टू जी एम एम बटे डी स्क्वायर। तो ये भी F का मान है और ये भी F का मान है, तो हम इसको रख सकते हैं F की जगह और यहाँ पर F, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। तो जब हमने इसको रख लिया तो यहाँ से M कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो क्या आ जाएगा? G इक्वल टू कैपिटल G बचा क्या? M और D अपॉन डी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? ये स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाई M स्मॉल कैपिटल M अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है। जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है। समीकरण 9.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। जब पृथ्वी की सरफेस पे होती है दूरी, वो चीज कोई भी वस्तु, तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि कितनी दूर है वो? इसकी त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए क्या होगा? आर की जगह, डी की जगह क्या यूज कर लिया हमने? आर स्क्वायर। यहाँ पर डी स्क्वायर था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या मानते हैं हम। इसलिए मानते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है और ये मान लो एक वस्तु है, तो इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट की दूरी तो हम ये नगण्य मानते हैं, ये वाली दूरी, क्योंकि इसकी सरफेस पे ही है, तो इस दूरी क्या मान लेते हैं हम? आर मान लेते हैं। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तो यदि हम ये पृथ्वी माने तो ये गोल नहीं है, स्फीयर शेप है एक तरह से। तो जो पोल होते हैं वहां से जो त्रिज्या होगी वो इक्वेटर है, यानी कि विषुवत वृत्त में ज्यादा होगी। ये वाला हिस्सा कम होगा, ये रेडियस कम होगी, ये ज्यादा होगी। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ये दूरी कम है यहाँ पे, तो जी ज्यादा होएगा, क्योंकि जी वृत्त क्रमानुपाती है किसके? आर स्क्वायर के। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि पृथ्वी के समीप होगी या पृथ्वी पर होगी तो हम इस सूत्र को रख लेंगे, एक निश्चित मान लेंगे उसका, लेकिन यदि पृथ्वी से दूर है तो फिर हमें समीकरण ये वाला लगाना पड़ेगा, जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 9.9 में जी, एम तथा आर के मान रखने होंगे, जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो ये जी है, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसका मान इतना होता है 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 एंड एम स्क्वायर के जी -2। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? इतना है, और पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब फिक्स है। तो जी का जो सूत्र है वो ये है, कैपिटल जी में कैपिटल एम और अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसमें हम इस मान रख देंगे, तो हमारा पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अगर पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, जो पृथ्वी गुरुत्वीय बल लगाती है तो उसमें उसकी वस्तुओं की गति कैसे होती है, यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, आइए एक क्रियाकलाप करें, चाहे वो खोखली है चाहे ठोस है।
तो किस तरह से गिरेंगे वो क्रियाकलाप है ये। कागज की एक शीट और एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए, देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। कागज क्या होगा, देर से पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। जैसे ये कागज आया तो वायु प्रतिरोध लगाएगी घर्षण की वजह से। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। तो कागज पर प्रतिरोध क्या होगा, अधिक लगेगा, इसलिए वो बाद में आएगा, जबकि पत्थर पर कम लगेगा, इसलिए वो जल्दी आ जाएगा। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिससे हवा निकाल दी जाए तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे, क्योंकि उसमें जार में क्या हवा निकालती तो वायु का प्रतिरोध नहीं होगा, तो दोनों एक साथ में गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 9.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। समीकरण 9.9, तो ये जो त्वरण है ये स्मॉल m मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये तो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, इस पर निर्भर करता है। तो कोई भी चीज हम यदि गिरा रहे हैं तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं चाहे वो खोखली हो या ठोस, बड़ी हो या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर होता है, अतः एक समान त्वरित गति से सभी समीकरण त्वरण एक के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। एक के स्थान पर हमने क्या रख दिया, जी। तो ये समीकरण होते हैं उसके वेग के और त्वरण के, इस तरह के। ये आरंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। तो इसका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन समीकरण हमें याद होने चाहिए। यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग है। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग तथा s क्या है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। s दूरी है, t समय है। इन समीकरण को उपयोग करके समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको धनात्मक लेंगे। जो त्वरण है वो किस में लग रहा है, वेग की दिशा में, तो उसको धनात्मक लेंगे। यदि त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब ये गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, अब एक उदाहरण आ गया। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड में, ये टाइम दिया हुआ है, धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी और 0.5 सेकेंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, तो ये चीजें हमें देखनी है। तो समय कितना दिया हुआ है हमें, 0.5 सेकेंड समय दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, और जी का मान दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया हुआ है हमें, ये सारी चीजें दी हुई है। कार का त्वरण क्या होगा, ए का मतलब भी वही होएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी जो होगा वही होगा। तो v सूत्र क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, v इज इक्वल टू ए टी। तो ए टी का मान हमने देखा इसमें, तो 10 तो ये है ही है ए, और टी टाइम क्या दिया, और 0.5 सेकेंड, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 5.0, पॉइंट से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। औसत चाल हम कैसे याद करेंगे, जो अंतिम वेग है और जो प्रारंभिक वेग है उनका अपॉन में 2 कर देंगे तो औसत वेग याद हो जाएगा हमें। तो u का मान हमें पता है 0 है, और v का मान हमने अभी निकाला है, इसमें क्या निकाला है 5 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन 2 कर दिया हमने, तो क्या आ गया हमारा औसत चाल 2.5 मीटर पर सेकेंड। तय की गई दूरी निकालनी है तो उसके लिए सूत्र क्या है, उसके लिए सूत्र है ये,
एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पूरा सूत्र तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर यू जीरो है तो ये रह जाएगा केवल। तो इसमें हाफ और ए का मान रख देंगे और टी का मान रख देंगे, ये हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 0.5 से तो 0.25 आएगा, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.50 और अपॉन 2 कर देंगे ये यहाँ पे, तो 1.25 मीटर आ गया। धरती पर टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। दौरान इसकी औसत चाल हमने देख ली, और ऊंचाई क्या होगी, ये हुई तय की गई दूरी ऊंचाई 1.25 मीटर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है ऊपरी वाली दिशा में, और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 10 मीटर। तय की गई दूरी कितनी है, एस 10 मीटर। परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय याद करना है हमें। तो अंतिम वेग तो क्या है, मतलब हम ऊपर की ओर फेंक रहे तो अंतिम वेग तो 0 है, और जो शुरुआती वेग है वो हमें याद करना है। दूरी कितनी तय की है इसने, 10 मीटर। गुरुत्व त्वरण का मान हमें पता ही है, तो वस्तु का त्वरण क्या हो गया, क्योंकि वो उल्टी दिशा में जा रहा है तो हम माइनस में लेंगे इसको, ऊर्ध्वमुखी में। हमने यहाँ पर सूत्र लगा लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बी क्या है, 0 है, u प्लस 2as का मान रख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, तो ये आ गया। अब ये यहाँ पर जो u स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगी संख्या, ये आ गई। अब ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 196 आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, और ये 10 है तो इससे पॉइंट हट गया ये, और 196 क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और u लिया तो हमने इसके ऊपर अंडर रूट 2 आ गया, स्क्वायर हटाया तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 14 आता है। तो u इक्वल टू क्या हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड। v, ये सूत्र है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग 0 था, u पता है हमें और a पता है, और t हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, t को याद करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा ये 1.43 सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग तो हो गया u, ये और t हमने समय याद कर लिया। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग 8.3 हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। तो जितना द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाहर अंतरिक्ष में हो। तो द्रव्यमान वस्तु का ऐसी चीज है, कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, चाहे बाह्य अंतरिक्ष में हो, उतना ही रहता है। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। भार, भार क्या है, वेट उसका। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी क्या हर वस्तु को आकर्षित करती है। तो पृथ्वी जो ये बल होता है ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान कितना है, और गुरुत्वीय बल जो जी है, गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण है, इन दोनों पे निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो यदि कोई भी वस्तु के भार की बात करें तो वो क्या है, वो बल है जिससे कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कि हमें ज्ञात है कि F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई a, मतलब कि जो
बल है न्यूटन कह सकते हैं हम इसको, इसका द्रव्यमान और जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। और यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो F इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय जी, गुणनफल जी का। और वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल होगा वो क्या कहलाएगा, वस्तु का भार। और इसे हम कैसे करते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट। तो इसे डब्ल्यू से हम निर्दिष्ट करते हैं इसी समीकरण 9.14 में प्रतिस्थापित करने पर। तो वहां पर क्या था, F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई जी था। तो बल को यहाँ पर क्या बताया गया है, जो बल लगता है उसमें उसको W। तो इसका मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई जी। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है, वस्तु का भार क्या है, एक बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का मात्रक SI मात्रक होता है। यदि हम बात करें भार का मात्रक क्या होता है, SI। वही है जो बल का है, भार का SI मात्रक वही है जो बल का है। मतलब W का भी मात्रक वही है SI मात्रक, और फोर्स का भी वो क्या है, न्यूटन है। दोनों का क्या होगा, W का भी न्यूटन होगा, फोर्स का भी न्यूटन होगा, SI मात्रक। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। किसकी ओर लगता है, ये नीचे की ओर। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है, किसी दिए हुए स्थान पर जी का, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये जो भार है ये इसके समानुपाती होगा। मतलब वस्तु का यदि द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका भार भी बढ़ेगा, द्रव्यमान कम हो रहा है तो भार भी कम होगा, समानुपाती होगा। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये है, किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार जो होगा वो इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कहाँ पर है, मान लो पृथ्वी के पास है तो अलग होगा, पृथ्वी से दूर है तो अलग होगा। तो इसलिए वस्तु का भार भी इस पे डिपेंड करेगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण लगाएगी, तो वहां पर क्या होगा, कम भार होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा पर इसका भार W, m से हम दर्शा देते हैं। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m और स्मॉल m है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r, और स्मॉल m है। मून से दर्शाया गया है यहाँ पे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, क्योंकि F और W ये दोनों बराबर हैं, तो F की जगह हमने क्या लगा दिया, WM, और बाकी की हमने सारी चीजें इस तरह से लगा दी, जहां पर R क्या है, उस चंद्रमा की रेडियस है। तो ये तो हो गया चंद्रमा का द्रव्यमान, और ये जो उस पे वस्तु है, चंद्रमा पर वस्तु है उसका द्रव्यमान, और ये क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, मून की त्रिज्या है। इस तरह से हो गया। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या है, WE, W और अर्थ लगा दिया। पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो उसकी त्रिज्या r है, ठीक है। खगोलीय पिंड, द्रव्यमान, त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या, और चंद्रमा का ये द्रव्यमान और ये त्रिज्या। समीकरण 9.9 तथा 9.15 से हमें प्राप्त होता है ये, ठीक है। ये ई का हो गया मान। अब समीकरण 9.16, 9.17 में सारणी 9.1 से उपयुक्त मान रखने पर, तो ये तो मूल वाला है, तो इसमें जी तो क्या कांस्टेंट है, और ये एम, कैपिटल एम क्या है ये, मून का द्रव्यमान। मून का द्रव्यमान चंद्रमा का ये हो गया 7.36 10⁵ और मून की त्रिज्या ये हो गई 1.74 10⁶।
तो ये रख दिया हमने। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसको जब हमने फैलाया तो ये आ गया आंसर। और डब्ल्यू ई का हमें पता है कि ये होता है जब उसका वो रखते हैं। समीकरण 9.18 ए और 9.18 बी को समीकरण 9.18 बी से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। 9.18 ए को ये है, इसको इसमें भाग देने पर प्राप्त होता है ये, क्योंकि पहले डब्ल्यू एम वाला आ गया ऊपर वाला, फिर नीचे आ गया डब्ल्यू ई वाला। तो डब्ल्यू एम अपॉन ये आया, इसको हमने जब फैलाया तो 1/6, मतलब वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होगा वस्तु के पृथ्वी के भार के 1/6 यानी 1/6 होगा उसका, 6 गुना कम होगा वस्तु का चंद्रमा पर भार। ये इंपॉर्टेंट है, वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 होता है पृथ्वी पर। मान लो पृथ्वी पर है 6 kg, तो चंद्रमा पर कितना होगा 1/6, 6 से 6 गया 1 kg होगा, कम होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान मान लो 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 10 kg का हम लगा लेंगे। वस्तु का भार क्या 10 kg है, गुरुत्वीय त्वरण हमें ये पता है, तो हम इस सूत्र में मान रख लेंगे इसका 10 और 9.8 तो 98 न्यूटन हुआ वस्तु का भार। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 N आता है, तो उसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, 1/6 10, इसको हल कर लेंगे, 5/3 होगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 और ये हो गया 10/6, तो इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1.67 N। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार इतना होगा। प्रणोद तथा दाव। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चैन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल प्रणोद, मतलब कि एक मान लो वस्तु है और उसमें एक दी गई दिशा में, एक विशेष दिशा मान लो, उस दिशा में उस पर जो पूरा का पूरा बल लग रहा है इस वस्तु पर, तो वो क्या कहें, उसको क्या कहते हैं, प्रणोद। तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी इसके एकांक एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की धारणा से परिचय करना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। तो जैसे ये लगा रहा है इस पे बोर्ड और यहाँ पर पिन है, तो यहाँ पर सरफेस इसकी वो है कील की जो या पिन की, यहाँ से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नोक है, इसी चीज पे लग रहा है बल। चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पिनों को अंगूठे से बोर्ड के लंबवत लगाया जाता है, तो लंबवत लगता है ये, जैसे यहाँ से लगा रहे हैं तो यूं लगेगा सीधा। स्थिति 2, आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत में गहरे धस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए, मतलब एक पॉइंट पर यदि हमें खड़े हैं हम रेत में तो वो धस जाएगी, लेकिन यदि हम उस पर लेट रहे हैं आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धस रहा है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। अब क्या अंतर है, आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। भार क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है, पूरी जो सतह है उस पर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले, जैसे ये वस्तु है, ये सतह है, इसके लंबवत जो बल लग रहा है उसको कहते हैं प्रणोद। जब आप शिथिल रेत पर खड़े रहते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा है, मतलब कि वो पैर का क्षेत्रफल कम है और पूरे शरीर का ज्यादा है, तो पैर के क्षेत्रफल पे कम वो लग रहा है, तो पूरा भार कहाँ जा रहा है, जब आप
लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक होता है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। तो खड़े रहेंगे जब ज्यादा बल लगेगा। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग हैं, इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को एकांक क्षेत्रफल पर यदि हम एक इकाई मान लें और उस पे कहें कि हम कितना वो लग रहा है प्रणोद, तो उसको हम कहते हैं दाब। तो दाब का सूत्र क्या हो गया, प्रणोद अपॉन में बटे में क्षेत्रफल। ये इंपॉर्टेंट है, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। समीकरण 9-20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का मात्रक प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ पर इनकी मात्रक रखते हैं, जैसे कि प्रणोद, तो ये हो गया न्यूटन, बल वाला चीज हो गई है, और क्षेत्रफल मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका एसआई दाब का, एन अपॉन एम स्क्वायर या nm-2। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। तो ये इन्होंने इनके सम्मान में, ब्लैस पास्कल के सम्मान में एसआई मात्रक होता है दाब का, उसे क्या कहते हैं, पास्कल, और उसे शो किससे करते हैं हम, पीए से। विभिन्न क्षेत्रों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी की गुटके का द्रव्यमान इतना है तथा उसकी विमाएं 40 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सतह उस पर रखी जा रही है। तो एक तो ये कंडीशन है जिसमें 20 और 10 वाला नीचे रखा हुआ है, और एक में 20 और 40 वाला रखा हुआ है। ये दो कंडीशन है, तो दोनों में हमें प्रणोद बताना है। तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान तो ये है, उसकी विमाएं क्या है, 40, 20, 10। यहाँ लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है। तो ये हो गया इसका m 5 kg आ गया, और g आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सतह का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 हो गया। तो अब यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका, दाब प्रणोद का मान हमने रख दिया यहाँ पर कितना, 49 हो गया ये, और उसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्योंकि 20 और 10 वाले नीचे हैं, तो ये हो गया इसका। तो ये निकला ये वाला मान इसका। अब यदि हम 40 और 20 विमाओं की सतह मेज पर रखी गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका, लंबाई चौड़ाई 40 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा। इसका मान रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो कौन सा कम है, ये वाला कम है, जिसमें ज्यादा वो सतह आ रही है 612.5। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। ये कारण कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है, और भवनों की नींव चौड़ी होती है। तरलों में दाब। सभी द्रव या गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। जो ठोस का भार होता है उसके कारण वो किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं। जैसे कि मान लो ये बर्तन है, इसमें पानी है, तो आधार की तरफ भी बल लगाएगा, ये दाब लगाएगा, और दीवारों पर भी। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। अगला है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या है, इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बुओयंसी। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं को कुछ हल्का अनुभव किया है तैरते वक्त? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है, मतलब अंदर रहती है तब इतनी भारी नहीं लगती, बाहर आती है तो भारी लगती है। क्या कभी आपने सोचा है कि
लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी पर क्यों नहीं डूबता? लोहे का और स्टील का बना होता है लेकिन फिर भी नहीं डूबता। लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप, प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर जैसे धकेलते हैं, ऊपर के एक धक्का महसूस होता है। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। ज़्यादा गहराई में ये नहीं जा पाएगा। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगा रहा है। तो हम तो बोतल को अंदर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन पानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। जैसे-जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए, यह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। नीचे की दिशा में लगेगा। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी जो होता है वो बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। जैसे ये है, बोतल तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से जाएगी, लेकिन पानी जो होगा उसको बोतल को ऊपर की तरफ धकेलेगा। अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह, मतलब कि जो बल लग रहा है इसके ऊपर वो ज्यादा है तो ऊपर की तरफ आ जाती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। ज्यादा बल लगाएंगे उसमें, इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए, तो बोतल उसमें डूबेगी। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो जो बोतल पर पानी द्वारा बल लग रहा है, जो उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल का घनत्व क्या है उस पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है, कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो उसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला जो बल होता है वो कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए डूब जाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, पानी की सतह पर रखने वाली लोहे की कील डूब जाती है तथा कॉर्क तैरता रहता है। ये तो डूब गई और ये कॉर्क तैरता रहता है, क्योंकि इस पर जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और ये जो होता है उत्प्लावन, ये बराबर हो जाता है एक तरह से, तो तैरती रहती है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाता है तो ये डूब जाती है। पानी से भरा बीकर लीजिए, कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए और पानी की सतह पर रखिए। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान, उसके एकांक आयतन में उसका द्रव्यमान क्या है उस पर डिपेंड करता है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक होता है, जो उत्प्लावन बल होता है, इसलिए वो तैरती रहती है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। कील का घनत्व, इसका अर्थ होता है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए ये डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। एक तो ये पानी है, इसका घनत्व, और जो इसमें वस्तु है उसका घनत्व। तो यदि द्रव के घनत्व से कम होगा इसका वस्तु का तो तैरेगी,
और द्रव के घनत्व से इसका अधिक होगा तो ये डूब जाएगी। अब आता आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी से एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 9.6 ए में दिखाया गया है। यहाँ पर ये रबड़ से पत्थर लटकाया गया और इसको ही एक पानी में लटकाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 9.6 बी में दिखाया गया है। प्रेक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ तो डोरी की जो लंबाई है वो बढ़ेगी। यहाँ पर क्या उत्प्लावन बल लगेगा पानी का, तो ये बढ़ेगी नहीं। हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण कीजिए। पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आती है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है, वो डोरी बढ़ती नहीं है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है, जो पानी उस वस्तु पर लगा रहा है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में या पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, कोई वस्तु है उसको एक तरल में डुबो रहे हैं, तो पूर्ण या आंशिक रूप से, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 9.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में कमी क्यों नहीं हुई? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की, उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी और ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घूर्णी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम में आता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसमें काम आता है? जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आपने क्या सीखा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है वो इन दोनों के द्रव्यमानों के तो समानुपाती और जो उनकी दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है, जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। पृथ्वी है, यहाँ से ऊंचाई बढ़ रही है तो गुरुत्वीय इस पर बल लगेगा वो कम होता जाएगा ऊंचाई के साथ। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। मतलब कि ध्रुवों पर ज्यादा होता है और विषुवत वृत्त की तरफ ये कम होता जाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है।
किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। भार तो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है, उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोई जाने वाली द्रव से अधिक है, तो वो द्रव में डूब जाती है। थैंक यू।